चीजों को साबित करने के क्रम में यह देखा गया है कि हस्तलेख, राइटिंग, इसको साबित करने की जरूरत यह हो सकती है। बहुत सारे मामले आएंगे जिनमें फैक्ट इन डिस्प्यूट, ये अमुक व्यक्ति का हस्तलेख, उसकी राइटिंग यही बनेगी, उसके हस्ताक्षर, उसके सिग्नेचर यही बनेंगे। मामला फॉर्जरी का है। आपका कहना है कि अमुक वसीयत मिस्टर ए ने साइन की थी और सामने वाला ये कह रहा है कि ये मिस्टर ए के साइन ही नहीं है। ये मामला केवल दीवानी, वो केवल आपराधिक, केवल दंडिक ये हो, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एविडेंस एक्ट ये तो दोनों पर लागू होगा। और दीवानी मामलों में हस्तलेख और व्यक्तियों के हस्ताक्षर ये बहुतायत से फैक्ट इन डिस्प्यूट बनेंगे। ऐसा नहीं दांडिक मामलों में बनेंगे ही नहीं, दांडिक मामलों में भी बनेंगे, लेकिन बहुतायत से ये दीवानी मामलों में बनेंगे। और दीवानी मामले, इन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यही लागू होगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट कहां कहां लागू है ये शुरुआत में हम लोग देख चुके हैं। समस्त न्यायालयों को, मध्यस्थों को छोड़कर आ दिया गया। तो किन किन को लागू हो रहा है? ये तो धारा 1 जब हम लोगों ने पढ़ी थी तभी आ गया, वही उन्होंने बताया और उन्होंने कहा था सभी न्यायालयों और सेना न्यायालय वो भी उसके अंतर्गत आ रहे थे। कुछ छूट रहे हो तो छूट रहे हो, लेकिन आमतौर पर न्यायालयों की कार्यवाहियों को ये लागू हो रहा है। न्यायालय में चलने वाली कार्यवाही, इसकी प्रकृति दीवानी होने के कारण न्यायालय को दीवानी माना जाए, या न्यायालय के समक्ष चलने वाली कार्यवाही की प्रकृति दांडिक होने के कारण न्यायालय को दांडिक मान लिया जाए। क्योंकि कोई दीवानी न्यायालय का कमरा और दांडिक न्यायालय का कमरा ये अलग अलग ये थोड़ी होता है। ये दीवानी न्यायालय, इसमें जो पीठासीन अधिकारी है वो दांडिक न्यायालय में पीठासीन अधिकारी इससे भिन्न हो ये जरूरी थोड़ा है। एक व्यक्ति है, उसे दीवानी विधियों का ज्ञान ये भी है और उसे दांडिक विधियों का ज्ञान ये भी है। जब वो दीवानी मामले सुनेगा उस समय वो सीपीसी, इसे प्रक्रिया के मुताबिक, ठीक है, सीपीसी में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई का संचालन ये वो करेगा। और जब वो दांडिक मामले सुनेगा तो उसे सीआरपीसी के मुताबिक ये चलना पड़ेगा। सीआरपीसी जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये कही जाएगी, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। तो लोग अलग अलग नहीं होंगे, कार्यवाहियों की प्रकृति ये अलग अलग होगी, लेकिन कार्यवाही की प्रकृति चाहे दीवानी हो चाहे दांडिक हो, कार्यवाही चलेगी तो न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय कार्यवाही को निर्णीत करने के प्रयोजन साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा यह करेगा। और साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट इसी के मुताबिक दिया जाएगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य को 2 वर्गों में विभाजित कर देता है, मौखिक और दस्तावेजी। दस्तावेज की अंतर्वस्तु, इसका साक्ष्य आपको देना है अपने मामले के समर्थन है तो या तो प्राथमिक या द्वितीयक, इसके अलावा आप देंगे नहीं। और शेष किसी भी तथ्य का साक्ष्य मौखिक रूप से दिया जा सकेगा।
किंतु मौखिक साक्ष्य इसकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ नियम ये दिए गए, उनको फॉलो करना ही होगा। इसके अलावा अगर कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इतने सामान्य हैं कि वे सामान्य व्यक्ति की जानकारी में है, तो तथ्यों की ऐसी सामान्यता उन्हें न्यायाधीश की जानकारी में होने की बात को प्रमाणित करती है, क्योंकि न्यायाधीश ये भी उतनी जानकारी तो रखेगा ही जितनी जानकारी एक सामान्य व्यक्ति को रहती है। तो ऐसे तथ्य जो इतने सामान्य हो गए कि वे सामान्य व्यक्तियों की जानकारी में हो सकते हैं, उनका जुडिशियल नोटिस ये लिया जाएगा और उनका साक्ष्य देने की अपेक्षा किसी भी पक्ष से नहीं की जाएगी। इसके अलावा वे तथ्य जो पक्षों को स्वीकृत हो गए उनके साबित करने की अपेक्षा यह भी नहीं होगी। लेकिन ऐसे तथ्य जो डिस्प्यूट में है, जो तथ्य डिस्प्यूट में है, वो कौन सा माना जाएगा कि एक उस तथ्य के अस्तित्व में होने का कथन करे और दूसरा उस तथ्य के अस्तित्व में होने से इनकार करे, और वो तथ्य स्वयं में ऐसा हो कि उस कार्यवाही में जिसमें वो उठा है उसको निर्णित किए जाने के लिए उसके अस्तित्व में होना या उसका अस्तित्व में न होना यह साबित किया जाना अपेक्षित हो। ठीक है ना? वो कार्यवाही में निर्णित किए जाने के लिए उसका साबित होना अपेक्षित हो, अर्थात कार्यवाही में पक्षकारों द्वारा मांगे गए अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता, इसको संबंधित पक्षकारों के विरुद्ध उत्पन्न करने से पूर्व उस तथ्य के अस्तित्व में होने के संबंध में न्याय निर्णय ये हो, ऐसी अपेक्षा, ठीक है, ये हो सकती है। और अगर किसी तथ्य के संबंध में ऐसी अपेक्षा है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनों से इसे फैक्ट इन डिस्प्यूट कहा जाता है और इसी को साबित करने की अपेक्षा है। आपसे अक्सर मेंस एग्जाम में यह सवाल होता है कि किन तथ्यों को साबित करना जरूरी नहीं है, और जैसे ही यह पूछा जाता है बस आपको एक लाइन याद आ जाती है, वो कौन सी है कि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जबकि उन तथ्यों का जिनका जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा उन्हें भी साबित करना जरूरी नहीं। भाई जिनका जुडिशियल नोटिस होगा उन्हें साबित करना कहां जरूरी है? जिन्हें साबित करना जरूरी है वो तो फैक्ट इन डिस्प्यूट है। इसके अलावा कोई तथ्य है ही नहीं जिसे साबित करना जरूरी हो। अब फैक्ट इन डिस्प्यूट इन्हें साबित करना किसके लिए जरूरी है, यह एक अलग सवाल है। कौन साबित करेगा फैक्ट इन डिस्प्यूट को, यह दूसरा सवाल है। और इसका उत्तर यह तब मिलेगा जब हम सबूत के भार के विषय में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर फैक्ट इन डिस्प्यूट को साबित करना जरूरी है, और कार्रवाइयां ऐसी हो सकती हैं जिनमें व्यक्ति का हस्तलेख यह फैक्ट इन डिस्प्यूट बन जाए। यह साबित करना जरूरी हो कि अमुक दस्तावेज अमुक व्यक्ति के हस्तलेख में है या अमुक व्यक्ति के हस्तलेख में नहीं है।
अमुक दस्तावेज पर अमुक व्यक्ति का हस्ताक्षर है या अमुक व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है। और कल भी हमने चर्चा की थी कि कोई भी बात ये कानून में सिर्फ इसलिए नहीं मानी जाएगी कि आप कह रहे हो, आप कहते हो कि यह दस्तावेज अमुक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, आप कहते हो कि अमुक व्यक्ति के द्वारा यह दस्तावेज हस्ताक्षरित है, तो आप साबित करो। यह माना क्यों गया है कि अमुक व्यक्ति के हस्तलेख या हस्ताक्षर में है और दस्तावेज अमुक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है या हस्ताक्षरित की गई है, यह साबित आप कैसे करें? यह समस्या हो सकती है। तो उस समस्या का उत्तर हम लोगों ने देखा था, धारा 65 से लेकर लगातार दिया जा रहा है और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 67 उससे लगातार ये दिया जा रहा है। आपको शुरुआत में कहा गया दस्तावेजों की अंतर्वस्तु इसके सिवाय प्रत्येक तथ्य ये मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित हो सकता है। उस आदमी को बुलाओ ना जिसने इसे लिखा, ये जिसने इसे हस्ताक्षरित किया वो आए, इस पर मौजूद लेख और हस्ताक्षर के संबंध में स्वीकृति ये करे, मौखिक तौर पर न्यायालय के समक्ष स्वीकार करे कि उसने ये लिखा था, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन उसके द्वारा उसकी स्वीकृति जो उसने की है उसकी सत्यता ये परीक्षित की जाए कि भाई तुमने कुछ भी लिखा तो किसी प्रयोजन से लिखा होता है, क्यों लिखा तुमने, और जो कुछ तुमने लिखा, ठीक है, क्या उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में व्यक्ति तुम्हारे सामने आया था, ठीक है, वो सब कुछ तुमने लिखा जो लिखा जाना चाहिए था। अगर नहीं लिखा तो हम ये क्यों मान लें कि वे तथ्य जिनके संबंध में उसमें लिखा है वे जब अस्तित्व में थे तो तुमने वही लिखा जो तुमने लिखना चाहिए था। हमारा तो कहना यह है कि तुमने बाद में इसको लिखा। जैसे एक मेडिकल रिपोर्ट रखी है, डॉक्टर कहता ये आई थी और इनके शरीर पर चोट मौजूद थी, तब हमने ये मेडिकल रिपोर्ट इनके चोटों का परीक्षण करने के उपरांत लिखी थी। हमारा कहना नहीं, कुछ नहीं हुआ था, इनके को चोट ही नहीं लगी थी, तुमने फर्जी इनसे पैसे लेकर ये चोटें इनके शरीर पर मौजूद थी ये लिख दिया है। और हम अपनी बात को साबित करने के लिए ये कह रहे हैं कि देखिए आपने इस मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि ये जब आपके पास नहीं थी तो इनके शरीर पर मौजूद चोटें कितनी पुरानी थी, जो कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से तय की जा सकती है। चोट जब लगती है तो 2 से 4 घंटे उसका कलर लाल रहता है, फिर उसका कलर बदलता है, फिर उस पर पपड़ी जमती है, और आपने ऐसा कुछ भी उल्लिखित नहीं किया है, ठीक है ना। और उल्लिखित नहीं किया, इससे यह तय हो रहा है कि चोटी नहीं थी इनके शरीर पे, ठीक है ना। इस ढंग से दूसरे को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो इस व्यक्ति को बुलाया जाएगा जिसका लेख और हस्ताक्षर ये मौजूद है दस्तावेज पर, यह आएगा, साबित करेगा। दस्तावेज अगर अनुप्रमाणित तो एक अनुप्रमाणक साक्षी ये बुलाइए, अटेस्टिंग विटनेस, एग्जीक्यूशन इसका, ठीक है, सबूत न्यायालय में देगा। ये आदि आदि आपने देखा। कल हम लोगों ने विस्तार से इस पर बात की। अब एक बात है, हम लोग पीछे पड़ गए। जब कभी न्यायालय को हस्तलेख, अंगुली चिन्हों की अनन्यता आदि विषयों पर अपनी राय बनानी हो, अर्थात तय करना हो कि ये
हस्तलेख या अंगुली चिन्ह ये किस व्यक्ति का है, तो वो ठीक है सेक्शन 45 वहां विशेषज्ञों की राय ये ले सकता है। और सेक्शन 47 वो लोग जो हस्तलेख या हस्ताक्षर से परिचित उनकी राय ये भी ले सकता है। और विशेषज्ञों की राय और इन व्यक्तियों की राय में फर्क है। विशेषज्ञ उस व्यक्ति को कभी लिखते नहीं देखेगा, ठीक है ना। विशेषज्ञ के सामने उसकी 2 हैंडराइटिंग ये रखी जाएगी, वो इस व्यक्ति को लिखते हुए कभी नहीं देखेगा। और वह उसके पास जो स्किल और नॉलेज है उसके आधार पर तुलना करेगा दोनों हस्तलेखों की, दोनों हस्ताक्षरों की, और हस्तलेख और हस्ताक्षर के संबंध में अपना जो मत है वो विशेषज्ञ देगा। और जो हस्तलेख से परिचित व्यक्ति है वो परिचित क्यों है ये उसे बताना होगा, और उसे परिचित तभी माना जाएगा जब वह सेक्शन 47 में बताई गई दशाओं को पूरा करता हो। सेक्शन 47 में उन्होंने कहा है, यह हम पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन कोड कर रहे हैं, नए में 1-2 इधर या 1-2 इधर ये मिल जाएगा, ठीक है। बदलाव है नहीं, हम लोग पढ़कर आए। तो वहां ये लिखा है कि कोई व्यक्ति दूसरे के हस्तलेख और हस्ताक्षर से परिचित तब कहा जाता है जब वह उसे लिखते देखता है या हस्ताक्षर बनाते देखता है, और या फिर वो क्या करता है कि उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित प्रतीक तात्पर्यित होने वाले पत्र आदि दस्तावेज आदि उसके सामने लगातार कारोबार के अनुक्रम में रखे जाते हैं। इस ढंग की चीजें वहां लिखी, और ये शर्तें विशेषज्ञ के बारे में नहीं है। विशेषज्ञ परिचित हो सकता, परिचित ही ना हो तो आदमी से, उसे कभी लिखते ना देखा हो। और विशेषज्ञ के लिए किसी डिग्री का होना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके पास कोई डिग्री हो ये कतई जरूरी नहीं है, बस वो उस विषय में विशेष कुशल ये हो, उस विषय में विशेष कुशल ये होना चाहिए। और उसकी विशेष कुशलता का जो विश्वास है वो न्यायालय को होना चाहिए। जैसे विदेशी विधि ये क्या है, इस प्रश्न पर न्यायालय को अगर राय बनानी है तो न्यायालय ने उस व्यक्ति को विशेष कुशल नहीं माना जिसने स्कॉलर के तौर पर उस विदेशी विधि को पढ़ा था। अगर आप केवल पढ़ने के लिए आईपीसी पढ़ो तो आपको आईपीसी के वे सिद्धांत और आईपीसी की वे खूबियां दिखेंगी ही नहीं जो एक वकील को दिखेंगी, जो एक जज को दिखेंगी, जो एक टीचर को दिखेंगी, टीचर यानी लॉ टीचर, और जो एक लॉ स्टूडेंट को दिखाई देंगी, वो एक उस व्यक्ति को नहीं दिखेंगी जिसने स्कॉलर के तौर पर आईपीसी को पढ़ लिया है। होम्योपैथी, एलोपैथी, इस पे आप किताबें पढ़ लो तो क्या आप डॉक्टर हो जाओगे? ठीक है, डॉक्टर विशेष कुशल है, तो विशेष कुशलता की बात की है जिसके लिए किसी सर्टिफिकेट वगैरह का होना यह जरूरी नहीं है। अनुभव, ठीक है, उस विषय पर यह विशेषज्ञ बना देता है। और जब अनुभव किसी भी व्यक्ति को विशेषज्ञ बना सकता है तो न्यायालय को क्यों नहीं बना सकता? भाई एक सीधी बात है, न्यायालय को क्यों नहीं बना सकता?
तो वही बात है, जैसे कोई कहे जो मुस्लिम विधि का ज्ञाता होता है उसे क्या बोलते हैं? मुजाहिद। तो अगर आप, ठीक है, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में ये तय कर सकते हैं कि अमुक विषय पर क्या होना चाहिए, तो हम भी तय कर सकते हैं। भाई आखिर हम क्यों नहीं तय कर सकते हैं? हम भी तो तय कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, जब विशेष कुशल होने के लिए केवल अनुभव की जरूरत है, तो न्यायालय उसे यह अनुभव क्यों नहीं हो सकता? इसलिए सेक्शन 47 पुराने भारतीय साक्षर नियम, सेक्शन 45, इसके अलावा सेक्शन पुराने में 73 और नए में 72, इसके संबंध में न्यायालय को ताकत दी गई है कि न्यायालय क्या कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा, यानी सील, यानी मोहर, ये किसी पेपर पर लगी है और उसका असली होना, यानी लेख, हस्ताक्षर, मुद्रा का असली होना प्रश्नगत किया गया है, तो न्यायालय क्या कर सकता है कि उसके समक्ष जो व्यक्ति मौजूद है उससे कह सकता है कि लिखकर आप दीजिए। अब जब वो अपने सामने लिखवा रहा है, तो जो उसके सामने लिखा जा रहा है वो तो स्पेसिमेन बनी गया इस व्यक्ति के लेख या हस्ताक्षर का या मुद्रा का, और उससे उसकी तुलना कर सकता है। जो उसके सामने फैक्ट इन डिस्प्यूट के तौर पर मौजूद लेख, हस्ताक्षर या मुद्रा है, उससे तुलना कर लेगा और यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अमुक लेख, हस्ताक्षर या मुद्रा जो उसके समक्ष रखी है, ये इसी व्यक्ति के, ठीक है, हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा है या नहीं है, क्योंकि स्पेसिमेन उसने खुद लिया है। अब एक सवाल बचता है कि न्यायालय को ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये ताकत हुई ना उसकी। भाई न्यायालय का ये अधिकार है कि वो ये कर सकता है, लेकिन ये अधिकार किस सूरत का है? शक्ति की सूरत का। और जब अगर शक्ति है किसी व्यक्ति में, तो वो उसका उपयोग करे या उपयोग न करे, आप कैसे कर लोगे? ठीक है, आप उसे विवश ये तो नहीं कर सकते। शक्ति ये तो विकल्प ये देती, न्यायालय वैसा करे तो ठीक और न करे तो ठीक, लेकिन उसे किन स्थितियों में करना चाहिए और किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए, इस पर विवाद हो सकता है। और यही वो बिंदु है जहां पर केस लॉ काम आता है, यानी निर्णय विधि, क्योंकि यहां एम्बिग्यूटी आ गई। एम्बिग्यूटी तो खैर न कहे, क्योंकि अस्पष्टता कानून में ये तो नहीं है तो स्पष्टता ही, लेकिन फिर भी यहां पर गाइडेंस की जरूरत है, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो जो निर्णीत विधि है, जो निर्णय विधि है, वो ये कहती है कि न्यायालय को उस लिखत के आधार पर जो अधिकार उत्पन्न होना है उसको देखना चाहिए। उसी लिखत के आधार पर फांसी हो जानी है, ठीक है ना, उसी लिखत के आधार पर फांसी होनी है। अगर यह साबित हुआ कि यह लिखत अमुक व्यक्ति की है, तो आरोपित व्यक्ति को मृत्युदंड यह भी मिल सकता है। तब न्यायालय को विशेषज्ञों की राय पर भरोसा करना चाहिए, और विशेषज्ञों की राय, क्योंकि निश्चित तौर पर वो न्यायाधीश की राय से ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी की राय है, इसलिए तब उसका भरोसा ये करना चाहिए और विशेषज्ञों की राय को आहूत करना चाहिए। यानी मामले का वजन क्या है,
इसके मुताबिक अपने इस राइट को जो उसे सेक्शन 72 के माध्यम से मिल रहा है, इंजॉय करने या ना इंजॉय करने के संबंध में उसे निर्णय लेना चाहिए। लेकिन कर दोनों काम सकता है, क्योंकि ताकत उसे इसकी है। कहता है यह अब निश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्य है, किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया था, उससे जिसे साबित किया जाना है तुलना की जा सकेगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश या साबित न की गई हो। ठीक है, यानी उसे पेश नहीं किया गया था, उस लेख, हस्ताक्षर या मुद्रा को सबूत के तौर पर किसी पक्षकार ने पेश नहीं किया था जिससे वो तुलना कर रहा है। लेकिन एक लेख, हस्ताक्षर या मुद्रा का स्पेसिमेन आ गया है न्यायालय में और उसके बारे में डिस्प्यूट दोनों पक्षकारों में नहीं है। यद्यपि वो पेश नहीं हुई या पेश हुई, दोनों में से कोई दशा हो, जानबूझकर पक्षकारों ने पेश की कि देखो ये इनकी ओरिजिनल राइटिंग है और यह हमने कहां से प्राप्त की, इन्होंने अमुक एग्जाम दिया था उससे प्राप्त की थी। इसीलिए हम लोग मना करते हैं कचहरी में। कचहरी में कहते ना बुलाओ उन्हें, ठीक है, जिसका वकालतनामा हम लगा रहे हैं बुलाओ उसे। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि कानून की बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक तुम फंस ना जाओ। वो कहते हम घर से करा लेंगे, क्या जरूरत, ला हम ही बनाते हैं। अच्छा तुमने बना दिया, अब एज ए वकील मेरे वकालतनामे पर तुमने साइन किए हैं और किसके बनाए, पिताजी के। ठीक है, पिताजी के बनाए। अब कालांतर में किसी ने फर्जी वसीयत तुम्हारे पिताजी की बना ली, ठीक है, हम ही ने बना ली या कुछ ऐसा ही हो गया। अब तुम्हारे पिताजी के जो ओरिजिनल सिग्नेचर हैं वो इन सिग्नेचरों से मैच करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। भाई पिताजी का ओरिजिनल सिग्नेचर तो ओरिजिनल ही है और यहां तुमने फर्जी बना रखे हैं, ठीक है। अब वो आदमी जो तुम्हारे पिताजी के ओरिजिनल सिग्नेचर को डिनाई करने में हित रखता है, उसने हमारे ही वकालतनामे की कॉपी निकलवाई और अदालत में प्रोड्यूस कर दी, ये है इनके पिताजी के असली सिग्नेचर। अब मेरे सामने समस्या है, अब तुम हमारे घर बैठे हुए कि अदालत में आप गवाही मत दो, ये सिग्नेचर हम तो देंगे, क्योंकि हम खुद थोड़ी जेल चले जाएंगे भाई, हम थोड़ी जेल चले जाएंगे। हम तो कहेंगे नहीं इनके पिताजी आए थे यही सिग्नेचर है इनके, क्योंकि वो नहीं है। अब तुम्हारे पिताजी के जो असली सिग्नेचर होंगे वो फर्जी साबित होंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां प्रसंगवश हमने आपको बता दिया कि ऐसा कोई दस्तावेज जिस पर मौजूद सिग्नेचरों को अनडिस्प्यूटेड कहा जा सकता है, वो साक्ष्य में पेश कर दिए जाने के कारण या अन्य किसी ढंग से अगर न्यायालय के समक्ष आ गया, जिस पर मौजूद लेख या हस्ताक्षर या मुद्रा, इसके बारे में दोनों पक्ष ये स्वीकार कर रहे हैं कि यस ये पेपर अनडिस्प्यूटेड है, इस पर जो लेख और हस्ताक्षर और मुद्रा है ये एकदम ठीक है, तो वो लेख, हस्ताक्षर या मुद्रा जिसके बारे में डिस्प्यूट है उसकी तुलना इससे की जा सकती है। और इस प्रयोजन के लिए अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में मौजूद है तो उससे न्यायालय यह भी कह सकता है कि स्पेसिमेन दीजिए। कहता है न्यायालय में उपस्थित किन्हीं शब्दों, अंकों के लिखने का निर्देश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि लिखे गए शब्द या अंकों को
अंकों की किन्हीं ऐसे शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके जिनके बारे में अभी कथित है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, एक अनडिस्प्यूटेड पेपर आ गया हमारे सामने। ठीक है, तुम कहते हो कि मेरा लेख हस्ताक्षर इस पे नहीं है। एक पेपर आ गया जो तुम्हारा ही अनडिस्प्यूटेड लेख हस्ताक्षर या मुद्रा उस पर मौजूद है, आपसे कहा जा सकता है कि लिखिए। ठीक है ना। सबसेक्शन 2 किसके बारे में? अभियुक्त के बारे में है। सबसेक्शन 1, ठीक है, सबसेक्शन 1 न्यायालय को अधिकार दे रहा है कि उसके सामने कोई दस्तावेज आ गई है जिस पर लेख हस्ताक्षर या मुद्रा ये मौजूद है, साक्ष्य में पेश किए जाने के कारण आ गई, ये साक्ष्य में पेश न किए जाने के कारण। ठीक है, ऐसे ही कारोबार के सामान्य अनुक्रम में उसके पास आ गई और उसके पास कोई लेख हस्ताक्षर या मुद्रा, इसका असली होना प्रश्नगत यह है, वो दोनों की तुलना कर सकता है। सबसेक्शन 2 में एक पेपर रखा है, ठीक है, जिस पर लेख हस्ताक्षर या मुद्रा होना ये किसी व्यक्ति की मौजूद है, ये कहा गया है और वो व्यक्ति स्वयं आ गया न्यायालय में। न्यायालय उससे कह सकता है कि आप लिख कर दीजिए, मेरे सामने लिखिए, ताकि इस पेपर पर मौजूद हैंडराइटिंग से तुलना कर सके। अब न्यायालय ने उससे कहा कि लिखकर आप दीजिए और उसने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे। और मामले की प्रकृति कैसी है? दंडिक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके विरोध में कोई कानून हो नहीं सकता क्योंकि अनुच्छेद 13 2 है, अनुच्छेद 13 1 है। अनुच्छेद 13 1 आच्छादन का सिद्धांत और अनुच्छेद 2 सेवरेबिलिटी का प्रिंसिपल। अनुच्छेद 13 1 क्या कहेगा कि अगर कानून संविधान से पूर्व का है और संविधान के लागू होने के साथ वो कानून या उसका कोई प्रोविजन ये मूल अधिकार से विरोध में आ गया तो विरोध की सीमा तक कानून शून्य माना जाएगा। और अगर संविधान के बाद का है तो राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा ही नहीं। अब चाहे 1872 का एविडेंस एक्ट होता और चाहे आपका जो अब आ गया है, दोनों ही दशाओं में फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो सकता। और अनुच्छेद 20 यह हक देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। न्यायालय इसके समक्ष विचारण चल रहा है। कार्रवाई की प्रकृति कैसी है? दांडिक। और दांडिक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त से कहा कि आप अपनी हैंडराइटिंग हमें दीजिए और नहीं देंगे, ठीक है, तो हम आपको सजा करेंगे या हम आपको विवश करेंगे कि आप हैंडराइटिंग दें। तो क्या न्यायालय ऐसा कर सकता है? अगर करेगा तो अनुच्छेद 20 का वायलेशन है। काठी कालू अवगढ़ और वर्तमान में सिल्विया, इन दोनों मामलों में यह मामला उठा है और हस्तलेख, अंगुली चिन्हों की अनन्यता आदि सारी चीजों के बारे में यह विषय उठे। किसी से कहा जा रहा कि अपना बायोलॉजिकल मटेरियल ये दीजिए, जैसे नाखूनों के हिस्से, बालों के हिस्से ये देने पड़ेंगे, काहे के लिए? डीएनए प्रोफाइल के लिए। डीएनए अगर मैच होना है तो फिर जिससे मैच होना उसका बायोलॉजिकल मटेरियल ये चाहिए। सेक्शन 73 न्यायालय को यह हक दे रही है कि वह अभियुक्त से यह कह सके कि आप अपना लेख, हस्ताक्षर या मुद्रा दीजिए
ताकि हमारे पास जो डिस्प्यूट है इसके समाधान के विषय पर हम उस हस्तलेख, हस्ताक्षर या मुद्रा से तुलना कर पाए। अभियुक्त इनकार कर देता है, नहीं देंगे, तो न्यायालय क्या कर सकता है? प्रश्न यह है। तो न्यायालय कुछ नहीं कर सकता अभियुक्त का, ठीक है, सिवाय इसके कि एक उपधारणा पैदा हो, जिसकी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। एविडेंस एक्ट का वो भाग है कि अगर वो देता, ठीक है, तो परीक्षण उसके खिलाफ होता, इसीलिए उसने नहीं दिया। ये मानने के अलावा न्यायालय उसका कुछ भी नहीं कर सकता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसकी संवैधानिकता चैलेंज हुई क्योंकि 72 इस अधिनियम की संवैधानिकता ये तो चैलेंज नहीं हुई, क्योंकि ये तो आएगा ही अभी प्रवर्तन में 1 जुलाई से। भाई ये तो अभी 1 जुलाई से आएगा ना प्रवर्तन में। लेकिन इसका जो पूर्ववर्ती अधिनियम है सेक्शन 73 जो आज की डेट पर इन्फोर्स है, ठीक है, उसको चैलेंज किया गया है। और चूंकि इसमें जो लिखा है और उसमें जो लिखा है वो एक समान है, इसलिए अगर इसको भी चैलेंज किया जाएगा तो निर्णय वही रहेगा। और उसमें यह कहा है कि अनुच्छेद 20 जो कुछ मना करता है वो ये कहता है कि किसी को भी अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश ये नहीं किया जाएगा। हम किसी से, ठीक है, उसके विरुद्ध साक्ष्य की मांग ये नहीं कर सकते, ये थोड़े लिखा है। भाई विवश नहीं करेंगे, विवश करने और मांग करने इसमें फर्क नहीं है। आपके घर पे कोई भीख मांगने आता है, वो मांग सकता है, विवश नहीं कर सकता, ठीक है, मांग प्रस्तुत करता है, वो विवश थोड़ी करता है। डकैत विवश करता है, तो विवश करना गलत है, मांग करना कब से गलत हुआ? और मांग पर आपने दे दिया तो फिर आपका क्या हक बचा? ठीक है ना। इवन आपने भिक्षा उससे मांगी, आपने दे दी, वो जरा पानी पीने चला गया, तुमने चुरा ली, ठीक है, तो अब चोर हैं आप, क्योंकि आपका अधिकार खत्म देने के साथ। अब तो ठीक है, दान किया, आदाता की स्वीकृति आ गई, दान पूर्ण हो गया। और जब दान पूर्ण हो गया तो प्रश्नगत संपत्ति में आपके हक और हकूक बचे कब? आप वापस कैसे ले लेंगे? लेकिन चोरी के साथ ये नहीं है, ठीक है, चोरी के साथ ये नहीं है। अगर संपत्ति आपकी चोरी चली गई, वो चुराई गई संपत्ति रहेगी, वो चोर की संपत्ति कभी नहीं बनेगी। इसलिए चोर का पीछा करके संपत्ति को वापस लेने का हक आपको दिया गया है, लेकिन हां, शांति और व्यवस्था के हक में चोर अगर एक बार आपके, ठीक है, पहुंच से बाहर हो गया और फिर आपको मिल गया आपकी चीज के साथ, तो आप नहीं छीनेंगे, आप उसे पुलिस को दीजिए। लेकिन चीज आप ही की है, ठीक है, लूट ली गई आपसे चीज आप ही की है, किसी का अधिकार उस पर पैदा नहीं हुआ। मांगने पर दे दी, बात अलग, धमकाने पर दे दी, अब बात अलग हो जाएगी। और यही चीजें हैं, क्रिया के स्वरूप को देखना है, ठीक है, मांगने, ठीक है, मांगना यह भी क्रिया है, धमकाना यह भी क्रिया है, दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। धमकाने से जो कुछ मिलेगा वो आपका कभी नहीं बनेगा, मांगने पर जो मिलेगा वो आपका है।
तो ये कहा अनुच्छेद 20 में विवश ये नहीं किया जाएगा, मांगा नहीं जाएगा। ये कहां लिखा है? मांगा तो जाएगा और आपने खुद दे दिया, तो फिर दोष क्या है? आप कोर्ट ने मांगा, आपने दे दिया, तो गलती कहां है? कहीं नहीं। कोर्ट ने मांगा, आपने नहीं दिया, ठीक। हम ये उद्धारित करेंगे कि अगर देते तो परिणाम आपके खिलाफ होगा, लेकिन उपधारणा खंडनीय होती है, उपधारणा खंडनीय होती है। उसमें न देने का अगर कोई समुचित कारण बता दिया बहस के दौरान, तो आपकी उपधारणा गई, ठीक है ना। तो केवल एक उपधारणा यह पैदा होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और उपधारणाएं हम लोग आगे अध्ययन के क्रम में आगे आएंगी, देखेंगे। लेकिन यहां मांगना ये किसी भी सूरत आर्टिकल 20 से हिट ये नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद कहता है यह धारा किन्हीं आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुल छापों को भी लागू होती है। आप मौके पर हैं, न्यायालय कह सकता है कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स ये दीजिए, ताकि मौके पर मिले फिंगरप्रिंट से आपकी तुलना ये की जा सके। कह रहा आवश्यक उपांतरों के साथ फिंगरप्रिंट्स को भी लागू होगी। और फिंगरप्रिंट ये मांगे गए तो भी स्थिति यही है कि मांग की गई आपसे, ठीक है। और मांग ये करना आर्टिकल 20 से मना कब है? आर्टिकल 20 ये तो नहीं कहता कि मांग नहीं करेंगे, मांग करना तो जायज है, और मांग आपने पूरी कर दी तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर अंकीय हस्ताक्षर, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, हमने आपसे कहा था कि डिजिटल सिग्नेचर ये क्या होता है, ये ठीक है हमें भी बहुत क्लियर नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में मेरी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। ये कंप्यूटर के लोग आपको बता पाएंगे। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसी चीज जरूर होता है जिसे, जैसे आप लोग नहीं वो ठीक है QR कोड होता है, उसे आप ठीक है पढ़ते हैं, जैसे ही मोबाइल में भी आजकल वो फंक्शन आता है, तो जैसे ही आप उस पर ठीक है उसे डिकोड करते हैं, आपको उसका उसमें जो कुछ लिखा है वो दिखाई देने लगता है। तो ऐसी ही कोई चीज डिजिटल सिग्नेचर होती है जो आप कंप्यूटर के जो विशेषज्ञ हो उनसे आप पूछेंगे तो आपको जरूर जानकारी हो जाएगी। हमें बहुत उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। कहता है यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई डिजिटल हस्ताक्षर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका लगाया जाना तात्पर्य है, न्यायालय ये निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति या नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करे। यानी अगर आपने ये कहा कि मिस्टर ए का ये डिजिटल सिग्नेचर है, तो न्यायालय ये कह सकता है कि मिस्टर ए का ही प्रमाण पत्र लाइए कि ये उनका डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है ना, उन्हीं का सर्टिफिकेट लाइए, कहता ना। यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई डिजिटल हस्ताक्षर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका लगाया जाना तात्पर्य, न्यायालय ये निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति कौन, जिसके बारे में आप कह रहे हो कि उसका डिजिटल सिग्नेचर है, उसका सर्टिफिकेट लाओ। वह व्यक्ति या नियंत्रक, यानी उस कंप्यूटर पर जिससे डिजिटल सिग्नेचर आया है उसका नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर इनका है, लेकिन उस कंप्यूटर जिससे कि डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस हुआ है उस पर नियंत्रण रेलवे का है, ठीक है। नियंत्रण प्राधिकारी कौन है? रेलवे। तो रेलवे का सर्टिफिकेट, ठीक है। या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ये आईटी एक्ट में बताया है किसको मानेंगे, तो जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी है उसका
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, यह पूछ लेंगे भाई किसी कंप्यूटर के जानकार से। प्रक्रिया ऐसी है, अभी तक कोर्ट में यह मसला ही नहीं आया। जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमें पता ही करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमें तो साबिती करनी पड़ेगी वो चीजें, और जो साबित करनी पड़ेगी तो पूछना पड़ेगा। प्रक्रिया तो जब सिर पड़ती है तो आदमी सीखता है। खैर, पूछेंगे किसी से कि डिजिटल सिग्नेचर क्या चीज है, लेकिन फिलहाल मेरी जानकारी में बहुत अच्छे से ये नहीं है, और इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, हम कानून के सिद्धांत ये जानते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भाई हैं वो बताएंगे, खैर पता करेंगे। कोई अन्य व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के लिए आवेदन करे और उस डिजिटल हस्ताक्षर को जिसका उस व्यक्ति द्वारा लगाया जाना तात्पर्य है सत्यापित करे। न्यायालय यह भी निर्देश दे सकता है कि डिजिटल सिग्नेचर में कोई लोक कुंजी होती होगी, ठीक है, तो न्यायालय निर्देश दे सकता है किसी भी आदमी को कि इस लोक कुंजी के लिए आप आवेदन करो, ठीक है, और फिर यह सत्यापित करो कि यह डिजिटल सिग्नेचर वाकई उसी आदमी का है जिसका होना कहा गया है, तुम सर्टिफिकेट दो। यानी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई आ गया न्यायालय में, उसे न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस डिजिटल सिग्नेचर में जो लोक कुंजी है उसके बारे में तुम आवेदन करो। किससे आवेदन करना है वो आईटी एक्ट में लिखा होगा, और उसके बाद हमें यह बताओ सर्टिफाई करके कि इस डिजिटल सिग्नेचर में, ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर उसी आदमी का है जिस आदमी का ये हमें बताया जा रहा है। ऐसा न्यायालय अक्सर करता है जब न्यायालय उस भाषा को नहीं जानता जिस भाषा में कोई दस्तावेज रखा है। अक्सर होता है अरबी का डॉक्यूमेंट है, फारसी का डॉक्यूमेंट है, उर्दू का डॉक्यूमेंट है, पंजाबी का डॉक्यूमेंट है, तेलुगु का है, कन्नड़ का है। अब हम तो नहीं जानते, तो फिर क्या होगा, सर्टिफिकेट के सहित उसका अनुवाद पेश किया जाएगा। अनुवाद होता है और ट्रांसलेटर नीचे सर्टिफिकेट देता है कि हमने बिल्कुल सही ट्रांसलेशन किया है अपनी जानकारी के मुताबिक। भैया हमारी जानकारी का मतलब अलग है, और अदरवाइज हमने बिल्कुल सही किया है, और वो सर्टिफिकेट अगर गलत निकल गया तो आईपीसी में है झूठा प्रमाण पत्र देना हो फलाना ढिमाका, बहुत सारे ऑफेंसेस। और फिर हो सकता है 420, 67, 68, 71 ये भी बने, क्योंकि अल्टीमेटली सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट ये भी है। और मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ये तो आएगा ही आएगा, वो तो आप कर ही रहे हो, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये निर्देश यहां भी आ जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर में लोक कुंजी है उसे खोलिए, चेक करिए और हमें बताइए। तो ये आपका 72 और 73। अब 74, ये पुराने अधिनियम में भी 74 ही है और यहां भी 74 ही है। यहां जो 73 है ये 73A है पिछले में, और जो 72 है वो पिछले में 73 है, लेकिन 74 ही है। लोक दस्तावेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसको परिभाषित कर रहा है। और पब्लिक डॉक्यूमेंट को परिभाषित करना इसलिए जरूरी है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की कॉपी निश्चित फीस की अदायगी किए जाने की दशा में देने से कोई इनकार यह नहीं कर सकता, देना ही होगा उसे। यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक दस्तावेज जो लोक दस्तावेज है उसकी कॉपी हम नहीं देंगे अगर प्रॉपर फीस का भुगतान करने को कोई तैयार है। और अगर आपको 74 की जानकारी नहीं है तो आप एज ए वकील गिंगियाते हैं वहां कोर्ट में, और जानकारी है तो आप कहते हैं हमारा सवाल नकल खारिज कर दो,
हमने दिया है, ये सवाल नकल का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फीस देकर, फीस न्यायालय तो स्टैंप के तौर पर लेता ना, हमने 10 रुपए का टिकट चाहिए, मानिए 10 रुपए का टिकट लगाया है, तो 10 रुपए का टिकट है तो 10 रुपया, ठीक है ना। कोर्ट फीस कौन लेता है? स्टेट। और टिकट किसने दिया? स्टेट ने। कब दिया? 10 रुपया लेके, ठीक है ना। तो 10 रुपया ही है। 10 रुपए का नोट उसमें लगा दो या टिकट लगा दो, बात तो एक ही है। नोट लगाओ तो फिर छुड़ाओ, बैंक में जमा करने जाओ। टिकट ट्रेजरी से जारी हो रहा है, कोषागार से वो पैसे ले रहे हैं, आपको टिकट दे रहे हैं। टिकट इस बात का सबूत है कि उसके अगेंस्ट जो पैसा चाहिए वो आप दे चुके हो, ठीक है। अब हमने वो लगा दिया तो फीस तो हमने दे दी। अब डॉक्यूमेंट का नेचर अगर पब्लिक है और, ठीक है, वो आपको नहीं दे रहे, जिनके कब्जे में या जिनकी अभिरक्षा में वो डॉक्यूमेंट है, तो वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि आगे सेक्शन आएगा, संभवतः 76 होगा, 76, वो ये कहेगा कि लोक दस्तावेजों की प्रतियां दी जाएंगी और देना उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा जिसकी अभिरक्षा में लोक दस्तावेज होगा। इसीलिए वकील लोग वहां बहुत छाती ठोक के कहते हैं कि खारिज कर दो, हमारा ये सवाल नकल हमने डाला, खारिज करो। और खारिज करोगे, हम इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है, खारिज करो। तो लोक दस्तावेज क्या क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है। कोई भी सेक्शन बेकार नहीं है, उसकी जानकारी जरूर चाहिए। तो 74 में वो कह रहा है, निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेज है, वे दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, प्रभुता संपन्न प्राधिकारी कौन है? प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी नहीं। नरेंद्र मोदी व्यक्ति हैं और वो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, ये अलग बात है, लेकिन प्रभुता संपन्न प्राधिकारी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वही नहीं होंगे कभी, ठीक है, अभी हट सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमेशा होगा, नरेंद्र मोदी हमेशा नहीं होंगे। या यूं कहें, नरेंद्र मोदी हमेशा प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर हमेशा होगा। तो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के शासकीय निकायों और अधिकरणों के, शासकीय निकाय कौन से? रोडवेज है, ठीक है, बहुत सारे शासकीय निकाय, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे मान लीजिए आप, जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए अधिकरण हैं, ठीक है, शासकीय निकायों और अधिकरणों के, भारत के या विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक ऑफिसरों के, विधायी जो लोकसभा के, विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो सरकार के नहीं है, अधिकारी और कर्मचारी। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि न्यायपालिका राज्य का भाग है, कार्यपालिका राज्य का भाग है, विधायिका राज्य का भाग है, और तीनों को अपने अपने कर्मचारियों की नियुक्ति का हक है। तीनों अपने अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, सेवा शर्तें ये तय करेंगे और उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि उनके विरुद्ध करने का हक ये भी उन्हीं को रहेगा। न्यायालय के कर्मचारी न्यायालय के कर्मचारी है, सरकार के नहीं है। सरकार के कर्मचारी सरकार के कर्मचारी है, सर, ठीक है, वे न्यायालय या विधायिका के कर्मचारी नहीं है। विधायिका के कर्मचारी विधायिका के कर्मचारी हैं, वे सरकार के और न्यायपालिका के कर्मचारी नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी एक्सपर्टीज है, ठीक है,
सेवकों के चयन में, उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने में तो कोई नाक का सवाल तो है नहीं, सवाल तो आवश्यकता का है ना। तो सेवा शर्तें ठीक हो, ठीक है, उनकी जो रिटायरमेंट आदि की शर्तें वो ठीक हो, इसके लिए यह अपेक्षा की गई है कि चाहे सरकार हो, चाहे विधायिका हो और चाहे न्यायपालिका हो, वे अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तें, नियुक्ति आदि करने से पूर्व उनकी राय ले लेंगे, ठीक है ना। और सरकार के लिए तो वो नियुक्त करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, सिद्धांत जरूर बनाया गया क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है उस विषय पर। आपको सरकार के कर्मचारी यही नजर क्यों आते हैं? क्योंकि सर्वाधिक सरकार के ही कर्मचारी हैं, क्योंकि राज्य के तीनों अंगों में सर्वाधिक काम राज्य के, ठीक है, जो कार्यपालिका नाम का अंग है उसी के पास है। इसलिए क्योंकि राज्य एक लोक कल्याणकारी, ठीक है, राज व्यवस्था स्थापित करेगा, यह निर्देश कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब जब लोक कल्याणकारी राज व्यवस्था स्थापित करनी होगी तो शिक्षा, चिकित्सा, ट्रांसपोर्टेशन सब राज्य को देना पड़ेगा, और जब सब राज्य को देना पड़ेगा तो राज्य को कर्मचारियों की नियुक्ति ये तो करनी पड़ेगी, और वो सब कुछ करेगा कौन? कार्यपालक अंग राज्य का, यानी सरकार। इसलिए सरकार के कर्मचारियों की संख्या ये ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी ही होते हैं ये नहीं है, ये नहीं है। इसीलिए लिखा है कि भारत के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक और कार्यपालक जो लोक ऑफिसर है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज न्यायिक लोक ऑफिसर है, डीएम साहब कार्यपालक लोक ऑफिसर है, और विधायी लोक ऑफिसर यहां है नहीं। उसका उदाहरण आप लखनऊ वगैरह चले जाओगे, विधानसभा, विधान परिषद, वहां मिलेंगे आप, ठीक है। कहता है भारत के या किसी, पहले कॉमनवेल्थ ये भी लिखा था, क्योंकि पहला एविडेंस एक्ट कब बना? 1872। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। और उस समय कॉमनवेल्थ किसे कहते थे? इंग्लैंड के अधीन जितने देश थे उन सबको कॉमनवेल्थ कहा जाता था। अब हम स्वतंत्र हो गए, कॉमनवेल्थ का मेंबर होना हमारे लिए जरूरी नहीं रहा, लेकिन 1872 से चेंज हुआ ही नहीं। तो भारत के, कॉमनवेल्थ के और विदेश के, यानी कॉमनवेल्थ के अलावा जो देश थे वो विदेश माने जाते थे, और कॉमनवेल्थ, हम भी गुलाम वो भी गुलाम। अब हटा दिया कॉमनवेल्थ, अब कॉमनवेल्थ के देश भी विदेश हैं, ठीक है। तो कहता भारत के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक ऑफिसरों के कार्यों के रूप में है या कार्यों के अभिलेख के रूप में है। कार्यों के रूप में है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 164 का स्टेटमेंट लिखा, तो 164 का जो स्टेटमेंट है वो उनके कार्य के रूप में है। 164 का स्टेटमेंट लिख के उन्हें काम किया ना। डीएम साहब ने 144, ठीक है, सीआरपीसी की जो धारा है वो इंपोज की, तो इंपोज करके काम किया ना उन्होंने, ठीक है। और ये काम कैसे किया? लिखकर किया, सिग्नेचर करके किया, ठीक है। तो कार्यों के रूप में जो है या कार्यों के अभिलेख के रूप में, ठीक है, डीएम साहब ने चकबंदी कहीं स्टार्ट की, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड के पुनरीक्षण के लिए आदेश दिया, और वो आदेश अभिलेख के तौर पर संरक्षित कर लिया गया। यानी ऐसे अभिलेख भी हो सकते हैं जो विधायी, कार्यपालिकी या न्यायिक अधिकारियों के कार्यों के रूप में हो या कार्यों के अभिलेख के रूप में हो। जैसे जज साहब ने जजमेंट पारित किया, जजमेंट डिलीवर किया, तो कार्य का अभिलेख है वो, जो जजमेंट है जज साहब के न्याय निर्णयन के कार्य का अभिलेख,
ठीक है ना। और 164 का स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया, वो उनके कार्य के रूप में है, वो भी अभिलेख, लेकिन वो कार्य के रूप में है। तो ये 164 का स्टेटमेंट हो, हालांकि अब 164 के स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने ये कह दिया कि है लोक दस्तावेज, लेकिन जब तक अन्वेषण पूरा नहीं हो जाएगा इसकी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अन्वेषण पूरा हो जाए एक बार, खूब लो, ठीक है ना। तो लोक दस्तावेज ये क्या है, आपका प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकायों और अधिकरणों के, भारत के या विदेश के विधायी, न्यायिक या कार्यपालिकी अधिकारी जो हैं उनके कार्यों के रूप में जो हैं, ये कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं। ये सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट समझे जाएंगे, चाहे वो प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के कार्यों के अभिलेख हो या उनके कार्य हो, शासकीय निकाय और अधिकरणों के कार्यों के रूप में हो या कार्यों के अभिलेख के रूप में हो, विधायी, न्यायिक और कार्यपालिकी अधिकारी जो हैं उनके कार्यों के रूप में हो या कार्यों के अभिलेख के रूप में हो, ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। और साथ ही साथ वो कहता है लोक दस्तावेजों की, ठीक है, हाँ, अभिलेख के रूप में खाखंड किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, ठीक है। ये भी जो प्राइवेट दस्तावेज है इनके लोक अभिलेख अगर रखे गए, दस्तावेज कैसा है, प्राइवेट, लेकिन उसका रिकॉर्ड किसने रखा है, राज्य ने। प्राइवेट दस्तावेजों के अगर लोक अभिलेख रखे तो फिर प्राइवेट दस्तावेज का जो लोक अभिलेख है वह भी लोक दस्तावेज बन जाएगा। आपने वसीयत लिखी, आपका प्राइवेट दस्तावेज है, आपने बेनामा लिखा, आपका दस्तावेज है, लेकिन उसका लोक अभिलेख यह रखा जाएगा। आप वसीयत लिखते हो, मूल वसीयत आपको वापस मिलती है, लेकिन वसीयत 2 कॉपीज में फाइल होती है, और वसीयत की जो फोटो कॉपी है वो रजिस्ट्री ऑफिस में हमेशा सुरक्षित रहेगी, हमेशा। आप बैनामा लिखते हो, 2 कॉपीज में जाता है, मूल आपको वापस मिलता है, फोटो कॉपी हमेशा वहां रहेगी। अगर यह प्रश्न उठे कि जो मूल है आपके पास यही लिखा गया था या नहीं, तो वो जो लोक अभिलेख रखा है प्राइवेट दस्तावेज का, उससे कॉपी जारी होगी और वो सही मानी जाएगी। तो वो फोटो कॉपी रखिए, मूल आपके पास है, लेकिन फोटो कॉपी, ठीक है, प्राइवेट दस्तावेज का लोक अभिलेख चूंकि बन गई, इसलिए फोटो कॉपी से कॉपी जो जारी होगी, ठीक है, वह लोक अभिलेख की कॉपी यह मानी जाएगी या लोक दस्तावेज की कॉपी यह मानी जाएगी। तो लोक दस्तावेज क्या है, शासकीय निकायों, प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकायों और अधिकरणों के, भारत के या विदेश के, या हाँ भारत, अब तो कॉमनवेल्थ ही नहीं, विधायी, न्यायिक या कार्यपालिकी अधिकारियों के या तो कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में। और प्राइवेट दस्तावेजों के यदि लोक अभिलेख रखे गए हैं तो वो भी लोक अभिलेख माने जाएंगे। और कहता हूं 12(1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सिवाय अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट हैं, ठीक है। यानी ऊपर जो लिखे हैं प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख या उपरोक्त अधिकारियों के कार्यों के रूप में रखे गए अभिलेख या कार्यों के अभिलेख, इन्हें छोड़ने के बाद जो दस्तावेज बच रहा है सब प्राइवेट, सब प्राइवेट। यह भी खूब पूछा जाता है प्राइवेट दस्तावेज की डेफिनेशन कहां है, तो 74 सबसेक्शन 2। यह भी खूब पूछा जाता है लोक दस्तावेज की डेफिनेशन कहां है, 74 सबसेक्शन 1। इसमें क्या क्या शामिल है, खूब पूछा जाता है, ठीक है। और अब जो 75 में लिखा है वो पहले 76 में लिखा था, और पहले जो 74 सबसेक्शन 2 में लिखा है अब वो किस में लिखा था, 75 में लिखा था। 74 सबसेक्शन 2 पहले 75 थी, अब 74 सबसेक्शन 2 है।
और अब जो 75 है वो पहले 76 थे। ठीक है, और 75 वही बात कह रही जो हमने आपको अभी बताई कि लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हर लोक ऑफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है, कैसी, जैसी 74 में उल्लिखित है, जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है। ठीक है, अगर लोक दस्तावेज ऐसा है जिसका निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है आपको, तो उसकी कॉपी जारी नहीं होगी। जैसे वसीयत है, उसका निरीक्षण करने का अधिकार आपको तब तक नहीं है जब तक कि व्यक्ति मर न जाए, क्योंकि उस व्यक्ति की सुरक्षा जरूरी है। जिसने वसीयत लिखी तो बांट डालोगे उसे, इसलिए नहीं है निरीक्षण करने का अधिकार। आप याद करें, हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें लिखा हुआ था कि हिंदू विवाहों का रजिस्टर, फर्मों का रजिस्टर, ठीक है, कारोबार के सामान्य घंटों में खुला रहेगा और किसी भी व्यक्ति को उसका निरीक्षण करने का और प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार होगा। अधिनियम स्वयं बताएगा कि किसी को निरीक्षण करने का अधिकार है लोक दस्तावेज का या नहीं। लोक दस्तावेज का होना अलग बात है और उसका निरीक्षण करने का अधिकार होना दूसरी बात। इसीलिए उसने लिखा कि हर लोक ऑफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है जिसका निरीक्षण करने का किसी को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र के सहित देगा कि वह यथास्थिति ऐसी दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है, यानी सर्टिफिकेट भी लिखेगा, तथा ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे ऑफिसर द्वारा दिनांकित किया जाएगा, यानी डेट डाली जाएगी, और उसका नाम और पदाविधान से हस्ताक्षरित किया जाएगा, यानी नाम आशीष त्रिपाठी, ठीक है, इंचार्ज रिकॉर्ड रूम, ठीक है ना, नाम से और पदाविधान से, डेजिग्नेशन से, नेम एंड डेजिग्नेशन दोनों क्लियर होंगी। तथा जब कभी ऐसा ऑफिसर विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपभोग करने के लिए प्राधिकृत है, तब मुद्रा युक्त किया जाएगा। जैसे जिला जज या जिला एवं सत्र न्यायालय ये मुद्रा उपयोग करने का कहम है, वो मुद्रा भी लगेगी, फिर नकल वहां से जारी होती है, ऐसे ही होती है। तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी। ये लोग दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपीज कही जाएंगी। और स्पष्टीकरण कहता है जो कोई ऑफिसर पदी कर्तव्य के मामूली अनुक्रम में ऐसी प्रतियां परिधान करने के लिए प्राधिकृत है, वह इस धारा के अंतर्गत ऐसी दस्तावेजों की अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा। यानी कहा यह गया मुंसरिम, ठीक है, यानी जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुंसरिम ये भाषा न्यायालय की है, हिंदी में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। ये मान लीजिए लिखा है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अपने सिग्नेचर से कॉपी जारी करेंगे और रिकॉर्ड रूम का इंचार्ज कोई और है, तो कॉपी तो रिकॉर्ड रूम से जारी होगी, लेकिन जिसका सिग्नेचर से जारी होगी माना जाएगा उसकी अभिरक्षा में कॉपी है, ठीक है, और उसी की अभिरक्षा से जारी हुई। तो लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चूंकि साक्ष्य में देना अनुज्ञात किया गया है, इसलिए प्रमाणित प्रति किसको कहा जाएगा, लोक दस्तावेज किसे कहा जाएगा और उसकी प्रमाणित प्रति कैसे जारी होगी, ये हम लोगों ने देखा। अब दो सेक्शन बचे, 77 और 78, जो पुराने में है। यहां 76 और 77, इसके बाद उपधारणाएं शुरू हो जाएंगी और ये समाप्त, ठीक है, लगभग समाप्त होने की ओर बढ़ेगा। तो कल हम लोग बाकी चर्चा करेंगे, देखें।